जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हुए हैं रूस। और वजह क्या है? वजह ये है कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके पे जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो इंडिया आए। और अगर वो इंडिया आते हैं तो उनकी जो ग्लोबल प्रोफाइल है वो बढ़ती है। उनकी ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ती है, और अगर वो नहीं आते तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो मेरा ख्याल है कि जयशंकर साहब उनको लेने गए हैं, उनको रिक्वेस्ट करने गए हैं, उनको बताने गए हैं कि आपका आना कितना ज़रूरी है, एट पर्टिकुलरली एट द टाइम टू गिव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि भाई आप जो कर रहे हैं दिस इज़ नॉट वर्केबल। तो अब उन्होंने कहा है जी कि आप SCO समिट, पुतिन साहब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी ब्रिक्स समिट हो रही है इंडिया के अंदर, और एनुअल समिट हो रही है एट द म्यूचुअल कन्वीनियंस, विच मीन्स के जितनी दफ़ा हम मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हम एनुअल समिट को कोई डेट तय कर सकें, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप SCO समिट में मिल रहे हैं, ब्रिक्स समिट में मिल रहे हैं, तो देर इज़ अ लॉट मोर विच वी कैन कवर। इधर सुनिएगा क्या कहते हैं। Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपने सुना हो कि वो ज़रा सुनिएगा वो क्या कह About रहे हैं। energy. One of such matters is fertilizer supply. We are doing everything to ensure that this matter is resolved for the Indian farmers, for the Indian agriculture. We are expanding the supplies and we are ready to continue to expand these supplies and other matters as well. बहरहाल जो ये ख़ास तौर पे मसला क्या है? अब मसला ये है कि एक तो पुतिन साहब को इनविटेशन, दूसरा बिज़नेस ज़ारी बात है, और तीसरी बात ये भी है कि अमेरिका को भी पैगाम देना है। चौथी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप तेज़ी से शेप हो रहा है, तो उसमें इंडियंस चाहते हैं कि वी शुड शो रेजिलियंस, कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल लैंडस्केप है इसमें हम कैसे चीज़ें करने जा रहे हैं। तो पुतिन जो हैं वो जयशंकर को रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज पुतिन को इस चीज़ का पता है कि जयशंकर जो है वो ट्रस्टेड बंदे हैं। दो ही ट्रस्टेड बंदे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, एक उसका फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर। तो दे वांट टू कीप वर्किंग विद दैम। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस कॉन्टैक्ट्स के अंदर, इस विज़िट को अगर हम देखें। दूसरा, अगर आप देखें तो पता ये चलेगा कि इंडिया ने रशिया के हवाले से अपनी एक कमिटमेंट रखी हुई है कि वी विल नॉट बी बॉदर्ड बाय द वेस्ट, कि हमें कैसे ताल्लुकात अपने रखने हैं, चेंज करने हैं या ठीक करने या ख़राब करने या क्या करना है, हम किसी को लिफ्ट नहीं कराएंगे इस मामले में। एक बात तो सबको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कल आपने सुना हो कि जो बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो इंडिया आए हुए थे, बोरिस जॉनसन। तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे क्वीन ने कहा था एक दफ़ा कि नेहरू ने हमें ये कहा कि हम रशिया के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, रशिया से हमारे ताल्लुकात पहले भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, तो हम वो करने जा रहे हैं। तो द पॉइंट इज़ कि इंडिया मज़ीद फोकस कर रहा है कि जितने भी एंटी वेस्ट या एंटी US ब्लॉक्स हैं जिसमें SCO एंड ब्रिक्स है, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि वो ये कहते हैं कि हम इंडिया पैगाम दे सकता है अमेरिका को कि अगर अमेरिका हमें G7 में एंटर नहीं होने दे रहा तो हम अपने ऑल्टरनेट ब्लॉक लाइक ब्रिक्स बना लेते हैं, जिसके बारे में ट्रंप ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब ये जो ब्लॉक्स हैं ये डॉलर को डी-डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, हमने इनके साथ क्या करना है और हम इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा देंगे। अब असल चीज़ ये है कि पुतिन जो है वो इतना ज़्यादा इंडिया के करीब आ रहे हैं, वो इसलिए भी आ रहे हैं कि पुतिन ये समझते हैं कि इंडिया के करीब रहना ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया अब थोड़ी लाइन बदल रहा है। लाइन क्या बदल रहा है? लाइन इस सेंस में बदल रहा है कि दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है अमेरिका का, तो उस प्रेशर को इंडिया थोड़ा सा रेजिस्ट करना चाहता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम
इंडिया को पुश करें और सपोर्ट करें कि आप वो रजिस्ट ज़रूर करें, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप पुश करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। सो दैट इज़ सो सिग्निफिकेंट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर चीज़ जो है वो देखी जाए। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि वो ये भी समझते हैं कि ये तेल अब कम ले रहे हैं, जो तेल है वो कम ले रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं जी हम तो वेनेजुएला की मार्केट में जा रहे हैं, हम तो वेनेजुएला की मार्केट में जा रहे हैं। तो अब अगर वो वेनेजुएला की मार्केट में चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, और उससे क्या वो जिसे कहते हैं ना नया फ्रेमवर्क डेवलप होगा, और वो किस तरह का फ्रेमवर्क होगा। और उसमें जैसे कल जयशंकर कह रहे थे कि जनाब हम ऑन ऑफ नहीं करते, हम तो देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें। सो ये जो अमेरिका की तरफ जो अमेरिका का जो प्रेशर है उसको भी इंडियंस को देखना पड़ता है। गो के इंडियंस नहीं मानते कि हमारे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है, और वो समझते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है किसी की, किसी भी मुल्क की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको देखना तो पड़ता है। अब आप देखें ना, जो इंडिया ने डाइवर्सिफिकेशन की हुई थी कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, उसको कैसे देखना है। अब इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने कहा जी ठीक है हम मिडल ईस्टर्न ममालिक से ले लेते हैं। अब मिडल ईस्टर्न ममालिक से, अच्छा रशिया से प्रेशर आ रहा है रशिया से तेल ना लो, जब मिडल ईस्टर्न ममालिक के पास जाते हैं तो मिडल ईस्टर्न ममालिक में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में चीज़ें बंद हो जाती हैं, और इंडिया का जो मेजर ऑयल इंपोर्ट है या वो केप ऑफ गुड होप से आता है, या वो बाबल मंदेब से आता है, या वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आता है। तो मेजॉरिटी जो तेल है इनका वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आता है आजकल, लेकिन केप ऑफ गुड होप एंड जो है और बाबुल मंदेब जो है, ये तीन ही जगह जहाँ से आना है। सो इंडियन रिफाइनरीज जो हैं वो उन्होंने अपने आप को कन्फिगर किया हुआ है मीडियम टू हाई जो सॉवर ग्रेड होता है क्रूड, जो कि मिडल ईस्टर्न ममालिक बनाते हैं। अब जारी बात है जो आपकी होती हैं क्रूड प्रोडक्शन के हवाले से जो मार्केटें होती हैं वो देखती तो हैं ना कि हमें किस तरह चीज़ें करने की ज़रूरत है। और जो मिडल ईस्ट है वो लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया को, ठीक है जी। इससे अब रशियन से इन्होंने ज़्यादा लेना शुरू कर दिया था, अब दोबारा जो है वो उन्होंने मिडल ईस्ट के पास आ गए हैं। मिडल ईस्ट में जब ये हालात ख़राब हुए तो अमेरिका ने खुद ही कह दिया कि आप रशिया से तेल ले लें। तो इस तरह के फैक्टर्स इंडिया के सामने हैं कि इंडिया की जो ऑयल की जो रिलायंस है वो अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रही है, और उसमें वो अब सऊदी अरब के पास जाते हैं। अच्छा अगर आप वो सऊदी अरब के पास जाते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तो सऊदी अरब के पास जाते हैं तो उसका प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो कल कलां को मसला पैदा हो सकता है कि अगर सऊदी अरब को कल को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ जाए, सऊदी अरब को कल को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ जाए कि पाकिस्तान को तेल देना है कि इंडिया को देना है इन द टाइम ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो सऊदी अरब की प्रायोरिटाइजेशन ये होगी कि पहले पाकिस्तान को तेल पहुंचाया जाए ताकि पाकिस्तान की जो बाकी चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। आप इन चीज़ों को यू मस्ट पेइंग अटेंशन टू दिस, आप इसको अटेंशन जो है वो ज़रूर दे रहे होंगे कि ये किस तरह सिचुएशन जो है वो जो चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि मोदी साहब और पुतिन साहब दोनों जो हैं वो पर्सनली चाहते हैं कि ताल्लुकात को ड्राइव करें, और पुतिन का फोकस है कि ट्रेड टर्नओवर ज़्यादा इंक्रीज़ हो ताकि मेरी जो आइसोलेशन अमेरिकन करना चाहते हैं वो ना हो, और जो अमेरिका ने कहा है कि हम सैंक्शन लगाने लगे हैं रशिया के ऊपर वो भी नाकाम हो। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा इंडिया के अंदर एक तनकीद ये होती है कि यार ये जो पर्सनलाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी है ये नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स कि मोदी पुतिन के आपस के ताल्लुकात। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं, जहाँ पे वन मैन रूल होता है, वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म ही होती है। सो इंडिया बेशक देखें अब होता क्या है, जब इंडिया क्यों फोकस करता है इस चीज़ पे, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर हमने घर में वो जो भी हैं, लेकिन इंडिया जब अथॉरिटेरियनिज्म के पास जाता है तो कहता है जी हाँ मैं अकेले ही फैसले करने लगा हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जब वो डेमोक्रेट्स के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हैं जी हमारे पास तो जमहूरियत है, हम तो 16 अरब डॉलर लगाते हैं इलेक्शन कराने में, तो हम तो ये हैं, तो हम तो वो हैं। तो इंडिया ने हर एक के लिए अपना एक रखा हुआ,
सो अब ये पर्सनलाइजेशन ऑफ जो डिप्लोमेसी है इंडिया के अंदर, ये उनको सपोर्ट करती है। बहरहाल एनी हो, अब पुतिन ने कंफर्म किया है कि वो जो SCO की साइड लाइन पे जो किर्गिस्तान में हो रही है वहाँ पे मुलाकात करेंगे। अच्छा, वहाँ पर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, तो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा, कोई ना कोई चीज़ उसमें तो होने जा रही है। अब वो किस तरह की चीज़ होगी, क्या होगा, कैसे होगा, दैट्स अनदर। और लेकिन रशिया के पास जाना, जाके वहाँ पे अपना मौक़िफ़ रखना और कहना कि हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका दिल्ली के अंदर, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। और मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ कि जयशंकर इज़ ट्राइंग टू कीप अ मैसेज कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, इस प्रेशर को हमें रोकना है, इंटरनेशनल प्रेशर को हमें रोकना है। दूसरी तरफ इंडिया को चाहिए फर्टिलाइज़र्स, इंडिया को चाहिए फर्टिलाइज़र, तो इंडिया अपनी फर्टिलाइज़र के लिए भी पहुंचा हुआ है वहाँ पे। और अगर देखें, रशिया को जितना मर्ज़ी आप प्रेशराइज़ कर लें, ना रशिया अपना तेल बेचने में नाकाम हुआ है, ना रशिया की इंडस्ट्री बंद हुई है, तो ये चीज़ें तो हैं ना। फिर अब पुतिन ने कहा है कि जी ट्रेड टर्नओवर हमारा आपके साथ 2026 में और बढ़ने वाला है और ये डिक्लाइन की तरफ हमें जाने से बचाना है। 25 में डिक्लाइन में गया था, 26 में इसको आगे लेके जाना है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के किसानों के पास खाद नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं है, हमें वो खाद पहुंचानी है, वरना इंडिया के पास अगर खाद नहीं होगी तो इंडिया तो प्रॉमिस करके बैठा हुआ है UAE को और बाकी मुल्कों को, जी हम तो आपको दे देंगे। और सुनने में आया कि इंडियंस तो ये भी सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान से शुगर इंपोर्ट करें। दुनिया में शुगर कम हो गई, शुगर इसलिए कम हुई बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन के मसले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो इस अब पाकिस्तान में शुगर की कीमतें कम थी, फिर उन्होंने कहा जी बेच दो। जब बेच दी तो पाकिस्तान में शुगर जो है वो महंगी होगी, फिर बाहर से फिर इंपोर्ट कर ली। तो मतलब पाकिस्तान में भी मसले चलते रहते हैं। तो खैर नहीं हो, अब ये फर्टिलाइज़र के लिए भी वहाँ पे गए हुए हैं। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो हो रही हैं, एंड आई एम लुकिंग दैट वेरी वेरी केयरफुली what kind of a change which is coming in coming days and time इस framework के अंदर। But what I can tell you very clearly कि इंडिया और ज़्यादा रशिया के करीब होगा, जितना ज़्यादा अमेरिकन प्रेशर डालेंगे इंडिया के ऊपर। उसकी वजह यह है कि दैट इज़ दी ओनली वे टू एक्सप्लेन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। उनको एक्सप्लेन करना इतना ही ज़रूरी है कि भाई हमारे पास चॉइस है। तमाम यूरोपियन ममालिक जो हैं वो क्या कहते हैं इंडिया को कि यार तुसी है की करन डे हो, तुसी की करन डे हो, आप लोगों ने किया क्या है। तो वो कहते हैं अच्छा बताएं क्या करें। वो कह रहे हैं जनाब आप जो जिसे कहते हैं ना बैलेंस कर रहे हैं जो रशिया और वेस्ट के बीच में, आप ये बैलेंस नहीं कर सकते। इंडिया कहता नहीं मैंने बैलेंस ही करना है, मैंने किसी और अंदाज से नहीं जाना। अब बंदा यहाँ से चीज़ें कैसे वो चला सकेंगे और कैसे नहीं चला सकेंगे। पर ये अगेन एक बड़ा ट्रिकी किस्म का आप समझ लें कि क्वेश्चन है। लेकिन अगर पुतिन साहब आ जाते हैं ब्रिक्स की लिए तो इट मीन्स कि वो जो इंडिया कहता है ना कि हम वेस्ट को भी सिग्नल देना चाहते हैं और हम घर में भी अपनी एनर्जी के हवाले से मैसेजिंग करना चाहते हैं, और हम बिजनेसमैन को भी ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास डिवर्सिफिकेशन है। और यूरोप को तो इंडियंस खैर इतनी लंबी जोड़ी लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन अमेरिका को जवाब दे होना पड़ता है। तो इन दिस फ्रेमवर्क चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी कैन गेट आउट ऑफ दिस। लेकिन इंडिया के लिए खाद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर खाद नहीं पहुंचती तो इंडिया की अपनी जो एज ए फूड बास्केट वो अपने तौर पे आना चाहता है और एज ए एक्सपोर्ट करना चाहता है फूड, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। एंड रिमेंबर दिस इज़ अ टाइम ऑफ अ वॉर टाइम सिचुएशन है जहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोज से सप्लाई भी नहीं आ रही और सप्लाई चेन भी प्रॉपर नहीं बहाल, और दूसरे नंबर पे हर मुल्क एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस हैं, रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस हैं।
So this is all firefighting which is going on, my assessment.